दोस्तों नमस्कार। हम प्लेटो पर विस्तार से चर्चा करने के पश्चात अब हम अरस्तू के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे और इस पॉडकास्ट में हम सिर्फ अरस्तू के जीवन परिचय तक सीमित रहेंगे। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने अरस्तू के चिंतन के सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे कौन से ऐसे तत्व थे जिन्होंने अरस्तू के विचारों को प्रभावित किया। हमने प्लेटो के संबंध में पहले ही चर्चा की है। प्लेटो और अरस्तू दोनों ही उस विचारधारा के भाग हैं जो प्राचीन यूरोप में गतिमान थी। जैसे कि एक नदी पर्वतों से निकलकर मैदान आदि भौगोलिक क्षेत्रों से होती हुई समुद्र से जा मिलती है, वैसे ही अगर हम यूरोपीय राजनीतिक दर्शन की बात करें तो ये सोफिस्ट से व्यवस्थित प्रकार से उद्गमित होता है और तत्पश्चात सुकरात प्लेटो से होता हुआ अरस्तू तक जा पहुंचता है। बार्कर ने अपने ग्रंथ ग्रीक पॉलिटिकल थ्योरी में इस बात का उल्लेख किया है। हालांकि बार्कर की बात पूर्वाग्रह से ग्रसित प्रतीत होती है, क्योंकि बार्कर कहते हैं कि राजनीतिक दर्शन एक तरह से यूरोप से ही शुरू हुआ दुनिया में, तो उनकी यह बात स्वीकार नहीं की जा सकती है। उन्हीं के शब्दों में राजनीतिक चिंतन के जन्मदाता यूनानी हैं। इस चिंतन का मूल स्रोत यूनानी मस्तिष्क का शांत किंतु स्पष्ट बुद्धिवाद है। हालांकि बार्कर के विचार पूर्वाग्रह से पोषित प्रतीत होते हैं, जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं। फिर भी यह बात तो तय है कि यूरोप ने राजनीतिक चिंतन में अभूतपूर्व योगदान दिया है। लेकिन इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि यूरोप से पहले कहीं पर दुनिया के किसी भी भाग में राजनीतिक चेतना व्याप्त नहीं थी। क्या प्राचीन विश्व में अन्यत्र राजनीतिक विचार दृष्टि का अभाव था? प्राचीन भारत में सभा और समिति जैसी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार मिस्र और चीन में भी राजनीतिक चेतना के प्रमाण मिलते हैं। तो बार्कर की बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह ज़रूर है कि यूरोप में राजनीतिक चिंतन का विकास हो रहा था, लेकिन यूरोप ही एकमात्र ऐसा स्रोत नहीं है राजनीतिक दर्शन का, बल्कि दुनिया के अनेक भागों में भी इस तरह का जो प्रसार है राजनीतिक विचारों का वो हो रहा था। मैक्सी बार्कर से थोड़ा बेहतर प्रतीत होते हैं और उनका दृष्टिकोण भी अधिक उपयुक्त लगता है। वो कहते हैं कि हजारों वर्ष पुरानी हमारी सभ्यताओं का ज्ञान हमें यह बताता है कि इन लुप्त युगों के लोगों का राजनीतिक चिंतन कितना संपन्न है। विचार और व्यवहार दोनों ही बातों में उन्होंने यूरोपीय विचारों की पूर्व सृष्टि की और एक सीमा तक कुछ ऐसे विचारों का शिलान्यास किया जो आगे चलकर यूरोपीय राजनीतिक चेतना में घुल मिल गए। तो बार्कर की तुलना में मैक्सी अधिक संतुलित प्रतीत होते हैं, अधिक तथ्य सम्मत प्रतीत होते हैं, क्योंकि राजनीतिक चेतना का विकास न सिर्फ यूरोप में बल्कि दुनिया के अनेक भागों में हुआ। यद्यपि यूनानी दर्शन का जन्म और विकास एथेंस से बाहर माना जाता है, किंतु राजनीति पर सुव्यवस्थित विचार एथेंस के नगर राज्य से ही अवतरित हुए। यह विचार प्रवाह सोफिस्ट से होता हुआ सुकरात तक और फिर प्लेटो में जा पहुंचा। आज हम जिस अरस्तू पर चर्चा करेंगे वो प्लेटो के आगे का विचार प्रवाह ही है। प्लेटो में आदर्श और व्यवहार को लेकर एक द्वंद्व रहा है। रिपब्लिक में प्रतिपादित आदर्श राज्य में एक दार्शनिक राजा का प्रावधान है। दार्शनिक राजा किसी भी कानून और जनाकांक्षा से ऊपर है। अपने अन्य ग्रंथ लॉज में प्लेटो व्यावहारिक होने का प्रयास करता है, किंतु उसकी मौलिकता आदर्श राज्य में ही है। अगर अरस्तू के दर्शन पर दृष्टिपात करें तो स्पष्ट हो जाता है कि अरस्तू ने आदर्श को व्यवहार के धरातल पर उतारने का बेहतर प्रयास किया है। यही कारण है कि हम अरस्तू को प्लेटो की तुलना में अलग पाते हैं, भिन्न पाते हैं। तो आइए अब हम अरस्तू के जीवन वृत्त पर चर्चा करें। अरस्तू का जन्म 384 ईसा पूर्व मकदूनिया के तटीय स्थल स्टेगिरा में हुआ था।
इस प्रकार अरस्तु एथेंस का जन्मजात नागरिक नहीं था। मकदूनिया में नगर राज्यों का अस्तित्व नहीं था। हालांकि मकदूनिया की संस्कृति में विज्ञान का समावेश था। अरस्तु पर इस बात का अच्छा खासा प्रभाव भी पड़ा। 347 ईसा पूर्व अरस्तु 18 वर्ष की आयु में एथेंस पहुंचता है और प्लेटो की एकेडमी में दाखिला लेता है। वो पहले यहाँ पहुंचा, उसके बाद आगे के 20 साल तक अर्थात प्लेटो की मृत्यु तक वहीं बना रहता है, वहीं अध्ययन करता है, वहीं सीखता है। उस युग में प्लेटो की एकेडमी विश्व के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा केंद्रों में एक थी। यहीं पर अरस्तु के विचारों पर प्लेटो का गंभीर प्रभाव पड़ा। प्लेटो की एकेडमी के पश्चात वो एशिया माइनर पहुंचा। यहीं पर उसने ईरान के भ्रष्ट निरंकुश तंत्र को देखा। इसका वर्णन उसने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पॉलिटिक्स में किया है। इसके पश्चात 342 ईसा पूर्व वो वापस अपने जन्मस्थल मकदूनिया पहुंचता है, जहां वो सिकंदर का शिक्षक बनता है। तत्पश्चात वो एथेंस पुनः आता है और एक चिंतक बन जाता है। यहाँ पर उसने प्लेटो की एकेडमी की तर्ज पर अपनी संस्था लीसियम की स्थापना की। 322 ईसा पूर्व में जब सिकंदर की मृत्यु हुई तो अरस्तु की स्थिति कमज़ोर हो गई। उसे लगा कि कहीं उसका भी हाल सुकरात जैसा ना हो, तो इससे बचने के लिए वो कैलसिस भाग गया। धर्म के विरुद्ध अपने विचारों के कारण वो कोपभाजन का शिकार पहले से ही हो चुका था। कहते हैं यहीं पर, यानी कि इसी स्थान पर अरस्तु का देहावसान भी हुआ। अरस्तु के जीवन से परिचित होने के पश्चात अब हम गुरु शिष्य अर्थात प्लेटो अरस्तु पर विचार करते हैं कि दोनों का संबंध कैसा था, किस प्रकार से प्लेटो ने अरस्तु को प्रभावित किया। अरस्तु प्लेटो का उसी प्रकार महान शिष्य था जिस प्रकार प्लेटो खुद सुकरात का विद्यार्थी था। फोस्टर कहते हैं कि अरस्तु सबसे बड़ा प्लेटोवादी है और प्लेटो का जितना प्रभाव अरस्तु पर पड़ा शायद ही उतना किसी अन्य का रहा हो। हालांकि दोनों के वैचारिक क्षितिज पृथक थे। कहते हैं कि या तो कोई विचारक प्लेटोवादी होता है या फिर अरस्तुवादी। प्लेटो स्वयं अरस्तु को अकादमी का मस्तिष्क कहता था, पर प्लेटो अरस्तु की आलोचना भी करता है। वो कहता है कि वह अर्थात अरस्तु उस घोड़ी के बच्चे के समान है कि वो पहले तो अपनी माँ का दूध पी लेता है और फिर उसी को लात मार के भाग जाता है। यह सत्य है कि अरस्तु अपने गुरु प्लेटो से बेहद प्रभावित था, पर वो अंधभक्त नहीं था। प्लेटो को राजनीतिक दर्शन का प्रणेता माना जाता है और अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु ने राजनीति के विषय को एक विज्ञान के रूप में स्थापित किया। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान का एक क्रमबद्ध, व्यवस्थित, तुलनात्मक और वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया। अरस्तु ने राजनीतिक विषयों को व्यवस्थित रूप से इनका अध्ययन किया। इनके अध्ययन में उसने उद्गमन पद्धति को अपनाया। उसने पहले तथ्यों का संकलन किया, फिर निष्कर्ष निकाले। उसने निरीक्षण व परीक्षण के आधार पर अपने अध्ययन को प्रस्तुत किया। अरस्तु का चिंतन अनुभव प्रधान है। उसने राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की, तो इससे पहले उसने 158 संविधानों का विशद अध्ययन किया, गंभीर अध्ययन किया। हालांकि आलोचक कहते हैं कि उसने अनुभव प्रधानता के कारण नैतिक सिद्धांतों की गंभीर उपेक्षा की है और एक प्रकार से उसका दर्शन मैकियावेली के निकट जा पहुंचता है अपनी इसी प्रवृत्ति के कारण। मैक्सवेल इस बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि प्लेटो अपने युग के भ्रष्ट तंत्रों से ऊबकर आदर्श राज्य की स्थापना की अवधारणा की ओर उन्मुख हुआ, तो अरस्तु अपने गुरु प्लेटो के अति आदर्श से तंग आकर परेशान होकर अनुभव प्रधान राजनीति की ओर मुड़ गया। अरस्तु ने मनोविज्ञान को महत्व दिया और कल्पना के अतिरेक से बचते हुए यथार्थवादी पद्धति का सहारा लिया। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक ही इसी वजह से माना जाता है कि उसने राजनीति को नीतिशास्त्र या आचार शास्त्र से अलग कर दिया है। यही कारण है कि उसने आतताई राज्यों का भी उल्लेख किया है और इस बात की चर्चा की है कि कैसे इनको और सुदृढ़ किया जाए। इस प्रकार से यह उसकी राजनीति विज्ञान को महत्वपूर्ण देन है कि उसने राजनीति को स्वतंत्र विज्ञान बनाने का प्रयास किया। राजनीति में वैज्ञानिक युक्तियों का प्रयोग अरस्तु ने ही शुरू किया था।
तो जो अरस्तु से धारा आगे बढ़ती है उसमें बात के विचारकों पर किसी न किसी तरीके से अरस्तु का प्रभाव रहा है और निश्चित रूप से प्लेटो से प्रभावित होने के बावजूद भी अरस्तु का चिंतन न सिर्फ स्वतंत्र था बल्कि विज्ञान सम्मत था। उसने वैज्ञानिकता का सहारा लिया। अरस्तु यथार्थवादी है, वो ज़मीन पर बात करता है। अगर हम प्लेटो के दर्शन को देखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं गंभीरता से, तो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्लेटो जिस प्रकार से अपने दर्शन का प्रस्तुतिकरण करता है, जिन बातों को समाहित करके, समावेशित करके, वे बातें स्वर्ग में तो मौजूद हो सकती हैं, स्वर्ग में तो अपनाई जा सकती हैं, लेकिन इस दुनिया में संभव नहीं है। जहाँ तक अरस्तु की बात की जाए तो अरस्तु एक व्यावहारिक विचारक थे और इसी कारण से उनकी जो विचार पद्धति है वो अनुभव प्रधान है। हालांकि प्लेटो और अरस्तु दोनों के निर्माण में तत्कालीन यूनान की परिस्थितियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया था और इन्हीं परिस्थितियों से प्रेरित होकर, इन्हीं परिस्थितियों से प्रभावित होकर दोनों चिंतकों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो प्लेटो जहाँ राजनीतिक दर्शन का प्रणेता माना जाता है, वहीं अरस्तु को हम राजनीति विज्ञान का जनक मानते हैं। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अगर हम प्लेटो का अध्ययन करते हैं या सिर्फ अरस्तु का अध्ययन करते हैं तो हमारा अध्ययन अधूरा रह जाता है। तो कुल मिला के निष्कर्ष यही है कि अरस्तु और प्लेटो दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। प्लेटो ने एक बेहतर जीवन के लिए, एक बेहतर नगर राज्य के लिए जिस आदर्श राज्य की कल्पना की थी, अरस्तु ने अपने अध्ययन में उसे व्यावहारिक रूप प्रदान करने का प्रयास किया। तो एक तरह से देखा जाए तो अपने गुरु की परंपरा को ही, गुरु के सबसे फेवरेट, जो सबसे प्रिय शिष्य थे अरस्तु, उन्होंने आगे बढ़ाया। तो अरस्तु का जीवन परिचय और अरस्तु के विचार पर प्रभाव डालने वाले कारकों की चर्चा हमने अभी तक की है। अगले पॉडकास्ट में हम अरस्तु के जो विचार हैं राज्य को लेकर, राज्यों का जो उसने वर्गीकरण किया है, दासता को लेकर, क्रांति को लेकर, इन सभी पर हम क्रमशः चर्चा करेंगे। तो आप पॉडकास्ट को सुनना जारी रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।